हमारे बीच स्वामी संकेत जी आए हुए हैं। स्वामी जी, आज ओशो के महापर्वण दिवस के दिन आप उपलब्ध हुए हैं हमको। थोड़ा सा ओशो का एजुकेशन को लेके क्या विज़न था और आप क्या विज़न लेके चल रहे हैं, क्या मुहिम लेके चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमको रूपरेखा दीजिए ना। एजुकेशन के मैटर पे ओशो ने जो जिक्र किया है वो मिस्ट्री स्कूल कॉन्सेप्ट की बात की। ओके। मिस्ट्री स्कूल का अर्थ है किसी ऐसे आश्रम की जरूरत नहीं है जी। हमारा सन्यासी जहाँ खड़ा हुआ है वो अपने आप में एक आश्रम है। ओके। और उस आश्रम को डेवलप करने के लिए जी। जितनी सहजता से उपलब्ध है हमारे पास चीज, हम 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। जी। हमारी पात्रता अगर 25 लोगों की है तो हम 25 को इकट्ठा कर सकते हैं। ओके। 50 या 100 लोगों की पात्रता है तो हम उतना को इकट्ठा कर सकते हैं। जी। और एक साथ इकट्ठा करके ओशो के विजन को जीना, ये मिस्ट्री स्कूल का कॉन्सेप्ट। ओके। एक बार अगर हम एज ए गार्जियन जीने लगेंगे, जी। एक टीचर की तरह जीने लगेंगे, जी। समाज के एक प्रतिनिधि की तरह जीने लगेंगे, जी। तो हमें देखकर प्रेरणा स्रोत होकर बच्चे भी उसी धारा में बह जाएंगे। ओके। शिक्षा देनी नहीं है, शिक्षा वो होती है जी। जो हमारे यहाँ पहले विद्या के रूप में होती थी, जी। जिसको हम ग्रहण करते थे। लेने की कला का नाम विद्यार्थी होता है। जी। देने वाला सिर्फ एक शिक्षक है आज, जो कि शिक्षा का केंद्र है, जबकि होना चाहिए विद्या का केंद्र बच्चे। ओके। बच्चों पर काम करना है, बच्चों के साथ काम करना और बच्चों के आनंद के लिए काम करना। ये ओशो का विजन। ओके, ठीक है। तो स्वामी जी, ये चीज यहाँ संभव है क्या? यहाँ से मतलब हिंदुस्तान में? जी, हिंदुस्तान में ज्यादा संभव है। अच्छा। हमेशा से ज्यादा संभव है यहाँ। तो अभी तो सर ये कॉन्वेंट स्कूल क्या क्या एकदम से चल पड़ा है एकदम। वो दरअसल हमें ये, मैं कल पढ़ रहा था, गांधी जी को पढ़ रहा था मैं। जी। गांधी जी कहते थे 1948 में, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही जी, कि अगर हमने क्षेत्र को बांटा भाषाओं के आधार पर, जी, तो जो हम हिंदुस्तानी भाषा लाना चाहते हैं, जी, वो कभी शिक्षा में नहीं ला पाएंगे। ओके। और ये राजनीतिक पहल में बड़ा गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ राज्य भी जो गठित हुए हैं वो भाषा के अनुसार हुए हैं। तो भाषा का प्रभुत्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने हिंदी को तो भुला दिया, हिंदुस्तानी भाषा को तो भुला दिया, अपनी अपनी मातृभाषा को इंग्लिश के ऊपर थोपने का शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये इसलिए दुर्भाग्य हुआ है। लेकिन अगर एक बार हिंदुस्तानी भाषा पे काम किया जाए, हिंदी पर काम किया जाए, तो बिल्कुल संभव है। ये सिर्फ यही संभव है, कहीं और संभव नहीं है। स्वामी जी, जो अभी जो इस एजुकेशन का जो पैटर्न चल रहा है और आप जो विजन लेके चल रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस बता पाएंगे? काफी डिफरेंसेस है। अच्छा। सबसे बड़ा है प्रतियोगिता। हाँ हाँ। ओशो का जो विजन है वो प्रतियोगिता रहित है। यहाँ कंपटीशन किसी दूसरे से करना नहीं, क्योंकि दूसरा कोई आप जैसा है नहीं। जी। दूसरे जैसे आप कभी हो ही नहीं सकते। जी। तो प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं है। ये बड़ा अंतर है एकदम। बहुत अंतर है। अभी हमें सिखाया जा रहा है कि हम 100 लोगों की भीड़ में 99 से अलग होकर हम कुछ उपलब्ध कर लें। जी। और वो जो हमारी उपलब्धि है वो 99 लोगों को दुखी करने के बाद उपलब्धि है। तो वो अहंकार से भर रहे हैं हम लोग, हर जीतने वाले को। इरफान खान कहते हैं कि जिस दिन से मुझे ये पता लगा कि मुझे अपने बच्चे की भी तारीफ नहीं करना चाहिए, तो मैं कभी उसकी उपलब्धि का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जाने जाने में उसके अहंकार को भर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और कुछ डिफरेंसेस? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जैसे ही हम हार जीत की तरफ जाते हैं तो हमारा इरादा किसी भी कीमत पर जीतना होता है। हम सफलता को केंद्र बना लिया। ओशो की शिक्षा का जो केंद्र है वो सफलता है। अच्छा। सफलता का अर्थ है कि अगर हम अच्छे काम में किसी कारण से करते करते फेल भी हो जाएं तो भी कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बुरे काम में सफल होने का मतलब है हम गलत दिशा पर चल पड़े। तो सफलता सूत्र नहीं है एजुकेशन का। ओशो की दृष्टि में सफलता सूत्र नहीं है, सफलता सूत्र है। रास्ता ही मंजिल है। बिल्कुल। मंजिल ही रास्ता बनकर जाएगा। मंजिल पहले पता होना चाहिए। जी। अभी हम लोग चल तो रहे हैं, हमें दिशा का बोध नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें जब तक मंजिल का नहीं पता होगा तब तक दिशा पर उठने वाले कदम भी कोई उसकी सार्थकता नहीं। पहले केंद्र का पता होगा। आइए प्रभु, वेलकम वेलकम वेलकम। प्रभु, आपने 2 पॉइंट्स का जिक्र किया जी। और कुछ? एक महत्वाकांक्षा हमारी इस शिक्षा प्रणाली ने दे रखा है। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि मुझे कुछ अचीव करना है जी। और अचीव करना नहीं है, मुझे अचीव करके ना दिखाना है लोगों को। इस अचीवमेंट में होता क्या है जी? वो जो हमारा आनंद है करने का जी, वो जो हमारा करने का मूल लक्ष्य है वो चूक जाता है। तो महत्वाकांक्षा विहीन शिक्षा होनी चाहिए जी। और महत्वाकांक्षा विहीन शिक्षा तब होगी जब हम शिक्षा के माध्यम से, जीवन के हर आयाम के माध्यम से कुछ भी करते करते आनंद को महसूस करें। प्रभु, आपने अभी जो पॉइंट बताया
इसको ओके ओशो के साथ ओशो के विजन के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एक लाइन में डिफरेंसेस, एक लाइन में डिफरेंस का ये है कि हमें कुछ पाना नहीं है, हमें जिस पल में हम रह रहे हैं उस पल को जीना है, उस पल को पीना है, उस पल में परमात्मा मय होना है। प्रभु, आज की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है और ओशो का विजन में आपने 3 पॉइंट बताए, और कुछ पॉइंट्स? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग इसमें 26 से 111 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने निकाले हैं पिछले समय से, जो सारी एजुकेशन सिस्टम को और अलग करती है। जिसमें से एक केंद्र ये है कि अभी हमारे शिक्षा में ना शिक्षक केंद्र है जी, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब हम विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं तो विद्यार्थी केंद्र में होना चाहिए जी, शिक्षक केंद्र में नहीं होना चाहिए। शिक्षक को जाने जाने में कहीं ना कहीं ईगो का माध्यम है जी प्रभु। तो हर शिक्षक की स्थिति ये है कि जैसे ही वो लेना बंद कर देता है उससे देना संभव ही नहीं है, विद्यार्थी होना पड़ेगा शिक्षक को। तो प्रभु, आज के जो पेरेंट्स हैं वो क्या ये अडॉप्ट कर पाएंगे? सब तो नहीं कर पाएंगे, काफी तकलीफ होगी, लेकिन जिन जिन का ईगो थोड़ा सा अपनी तरफ से कम होगा वो स्वीकार कर सकेंगे। और जो स्वीकार कर सकेंगे वो एक कदम उठा सकेंगे इस ओर चलने के लिए। और अगर 10 लोग 100 लोग कर सके तो सारा आयाम बदल जाएगा। पूरा विजन नहीं तो स्टेप बाय स्टेप तो आगे बढ़ ही सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी विजन बदलता है। समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो तात्कालिक न होकर बड़े धीरे क्रम में होते हैं, लेकिन होते निश्चित है, होते निश्चित है। और हमारे पास विजन अगर बहुत अच्छा है तो हम उसमें वो प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा 3 आयामों पर है। एक तो हमारा प्रयास है, एक हमारा प्रयोग है, और एक हमारा संकल्प भी है। जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे और तीनों में शिक्षक भी शामिल हो जाएंगे, माता पिता भी शामिल हो जाएंगे, और साथ में हम बच्चों को भी ले सके, तो ये विजन हमारा साफ हो सकता है। जी जी जी, संभावना बिल्कुल हिंदुस्तान से ज्यादा संभावना किसी और कहीं नहीं है। जी जी। प्रभु, शिक्षा के ऊपर और कुछ बोलना चाहेंगे इसके आगे? शिक्षा में हम सबसे पहला काम ये करें कि देना बंद कर दें जी। जब तक दी जाएगी तब तक वो शिक्षा है, और जैसे ही हम लेने लगेगा विद्यार्थी वो विद्या हो जाएगी। हमारे यहाँ विद्या हुआ करती थी जी, तो हमें दोबारा से विद्या की पुनर्स्थापना करनी होगी जी। अभी मैं एक किताब को, विजन को एक लाना चाहता हूँ जगत में। उस बुक का मैंने नाम रखा है शिक्षा से विद्या की ओर। अच्छा। वो जो विद्या हमारे यहाँ पुनर्स्थापित थी पहले, कभी दोबारा से पुनर्स्थापित करना होगा। और वो शिक्षा को जब हम ये तय कर देंगे कि ये जो दी जा रही है शिक्षा नहीं है, अविद्या है, तो हम विद्या की ओर चल पड़ेंगे। विद्या की ओर चलना होगा। इसकी भारत में संभावना है? भारत में ही केवल संभावना है। अच्छा जी। और कहीं संभावना नहीं। यंत्र के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से चीन ये घोषणा करता है कि हम पूरे जगत की आंख बनेंगे जी। लेकिन वो घोषणा करता ही है, लेकिन वो आंख वाला हिंदुस्तान की तरह कभी नहीं हो पाया जी। ऐसा मेरा अनुभव, ऐसा मेरा मानना जी। प्रभु, आज जो शिक्षा के ऊपर इन्होंने बोला है उसके ऊपर आपके कोई सवाल उठ रहे हैं? कुछ समय के अनुरूप बिल्कुल सही बात कही है जी। और हिंदुस्तान में जो जरूरी है और शिक्षा किस संदर्भ में दी जाए और किस संदर्भ में ली जाए, उसका यदि फर्क अपन डिसाइड कर सकेंगे तो ही अपन योग्य दिशा की तरफ अपना प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी ने बहुत सही बात कही है और उसी दिशा में अपने को आगे बढ़ना है। स्वामी जी, हमारी ऑडियंस को और कोई चीज बतानी रह गई हो ऐसा कुछ? इसमें हमें क्या करना होगा जी, जो भी हमें विचार जी समझ में आता है जी, कि शिक्षा में ये सुधार किया जा सकता है, उसकी बातें नहीं करना है, उसको प्रयोग करना है। ओके। जैसे उदाहरण दें जी, कि अगर मान लीजिए हम बच्चों के साथ कभी होते हैं, कनेक्ट होते हैं जी, तो अभी हम क्या करते हैं, बच्चे अपने कमरे में जाके एंजॉय करते हैं जी, माता पिता अपने कमरे में जाके एंजॉय करते हैं जी, और कभी कभी दोनों कहीं प्रयास करते हैं तो फिर वो अरूसी कांड जैसा भी हो जाता है जी। आयुषी कांड, वो कांड भी बड़ा खतरनाक इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों जनरेशन एक साथ अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे जी। तो फिर ये घटना घट जाती है। हमें करना ये होगा, एक ऐसा मंच स्थापित करना होगा जहां समाज के 4 लोगों को एक साथ हम ला सकें जी। सबसे पहले माता पिता बच्चे के साथ, फिर उसमें शिक्षक शामिल हो जाए, और लास्ट में अगर हम जैसे सन्यासी लोग शामिल हो जाएं तो एक ऐसा मंच बन सकता है कि जहां हम ये संभावना को आयाम दे सकते हैं जी। और जामा पहनाया जा सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई सवाल? स्वामी जी उपलब्ध हैं, शायद कल परसों निकल जाएंगे, तो इसका लाभ अपन ले रहे हैं। सटीक है हाल के प्रासंगिक युग के अंदर जी जो घटना होती है जी सटीक बात जी। उनका विचार अति उत्तम है। बहुत बढ़िया। और स्वामी जी कुछ छूट रहा हो तो बताइए। बड़ी प्यारी बात कही, विचार जी। ओशो कहते हैं कि
विचार ही हमें करना होगा। जी अभी हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पूर्व धारणा और पूर्व पक्षपात से रहित न होकर। हमें इन दो चीजों से हटकर जो करना होगा, जो करने योग्य काम है, वो विचार है। क्योंकि अगर हम अभी हम जी रहे हैं अविचार में, विचार है ही नहीं हमारे पास, और वो अविचार वही है जो जानवरों के पास है। साक्षरता, साक्षर मनुष्य कभी भी विचार की तरफ नहीं जा सकता, शिक्षित व्यक्ति जा सकता है। तो अभी हम साक्षरता तो 94% कर ली है हमने, लेकिन शायद शिक्षित अभी 4% भी नहीं है मेरी दृष्टि में। तो जब हम उसको पूरा कर देंगे या 100% तक पहुंचा देंगे, तो एक बार विचार पैदा होगा। वो जो विचार पैदा होगा उससे थोड़ा सा विद्रोह भी होगा, समाज में थोड़ी क्रांति भी आएगी, थोड़ा सा कुछ घटनाएं भी घटेंगी ऐसी कि जिन पर हम सोचेंगे विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन विचार फिर भी करना चाहिए। ओशो कहते हैं अगर किसी भी स्थिति में 100 लोग विचार करेंगे तो हो सकता है 10 लोगों का अनुभव कड़वा हो, लेकिन वो 90 लोग देखकर 10 लोगों के अनुभव को सीख जाएंगे। फिर उस विचार से जो घटना घटेगी वो घटेगी निर्विचार की। अभी जो अवस्था है वो अविचार की है। तो इस अविचार की तंत्रा को तोड़ने के लिए विचार अति आवश्यक है। बहुत बढ़िया। और विचार एक बार किया गया तो मैक्सिमम जो हमारी सोच है, समझ है, जो माँ बाप चाहता है, माँ बाप और बच्चे दोनों ही हित चाहते हैं किसी के, लेकिन होता नहीं है। ना तो मैंने कभी किसी माँ बाप का हित होते हुए देखा, क्योंकि मैं भी किसी से जन्मा हूँ, ना मैंने किसी बच्चे का हित होते हुए आज तक देखा जितना होना चाहिए, क्योंकि मित्रवत रिश्ता है ही नहीं दोनों का। हम दोनों जनरेशन में इतना लंबा गैप कर रखा है हमने कि दो व्यक्ति कभी एक मंच पर आने को भी तैयार नहीं। एंजॉय भी करेंगे तो अलग कमरे में अलग लोग जाके करेंगे। अच्छा जी। वो एक मंच चाहिए। स्वामी जी, ओशो हमेशा कहते थे जी कि एक बहुत सांप्रत समय में उनकी बात सटीक लगती है जी। कि आप दुनिया अभी समय को ढूंढने निकली है जी, और आप दुनिया को पहचानने निकले, मगर आप आपके खुद की जात को, खुद को, सेल्फ को पहचानने में असमर्थ है। बिल्कुल जी। तो वो यही कहते हैं पहले आप खुद कौन हो, खुद कहाँ हो, खुद कैसे हो, खुद किस दिशा में जा रहे हो, कहाँ जाना है, वो पहले आपको नक्की करना पड़ेगा। और वो यदि आप डिसाइड करेंगे, बाद में आपकी बात दुनिया के सामने रखोगे तो उसका औचित्य है। बिल्कुल। मगर आप में तो कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हैं और दुनिया में ढूंढने निकल पड़े। पहले आप में देखिए। तो वो अभी के समय में बिल्कुल इस संदर्भ में शिक्षा में क्रांति में ओशो ने एक अच्छी बात कही है जी। कि अभी हमारे यहाँ 2 प्रयोग हुए हैं। एक प्रयोग तो गांधी ने किया है और दूसरा प्रयोग किया है अरविंदो ने। जी। अरविंदो ने एक एक व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया, असफल वो भी हो गए, और गांधी ने पूरे समाज को जगाने की कोशिश की, असफल वो भी हो गए। लेकिन अरविंदो का प्रयोग फिर भी सार्थक है, गांधी का प्रयोग तो रत्ती भर भी सार्थक नहीं है। सारे समाज को तो कभी जगाया ही नहीं जा सकता, एक एक व्यक्ति करके जगाया जा सकता है। भले ही अरविंद का प्रयोग फेल हो गया है, लेकिन ये प्रयोग ही केवल सही है, ये ओशो का कहना है। और बाकायदा ये प्रयोग किया जाएगा, अगर एक एक लोगों पर काम किया जाएगा तो ये कभी भी संभव नहीं है कि वो जागरण ना घटे। जो शिक्षा और विद्या आपने अभी बताया, शिक्षा और विद्या, एक तो शिक्षा ये चल रही है अपने जो स्कूलों की शिक्षा चल रही है, वो शिक्षित होते हैं। आपके यानी अलग अलग पंथ के द्वारा अलग अलग विद्या दी जाती है, अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। आपके विचारधारा से जो शिक्षा है या जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो हर एक समाज उसको स्वीकार करे नहीं करे, एक तो ये बात हो गई। और स्वीकार कईयों के मन में होता है कि इस विचारधारा के व्यक्ति है, इस विचारधारा में इसको ये विद्या ग्रहण करेंगे तो हमारा संस्कार थोड़े, यानी हर एक समाज के संस्कार थोड़े अलग अलग है। वो एक हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो जाएंगे, ऐसी भी बातें आती है। तो आपकी विद्या में और इस विद्या में क्या फर्क है, इसके बारे में थोड़ा आप सबसे बड़ा फर्क ये है कि देना और लेना, दी जा रही है तो वो शिक्षा है, और शिक्षा वो है जो विद्या का स्तर कभी हिंदुस्तान में होता था। अजंता के यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, नालंदा जैसी, वो जब वो वहां पर लोग लेने आते थे, जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा होती है। के अंदर आपने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मैं अभी अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए क्या होता है कि जो दी जाती है वो हमेशा शिक्षा होती है, और जो ली जाती है वो विद्या होती है। तो हमारे हिंदुस्तान में ली जाती थी पहले, तभी कर्ण पैदा होते, तभी एकलव्य पैदा होते, तभी अर्जुन पैदा हुए।
आजकल दी जा रही है। दोबारा कभी अर्जुन नहीं आया कभी लाइफ में दूसरा। अर्जुन के बाद अर्जुन ही रह गया, सुकरात के बाद सुकरात ही रह गया, एडवर्ड आइंस्टाइन के बाद एडवर्ड आइंस्टाइन ही रह गया। उससे कभी नहीं आ पाए क्योंकि दी जा रही है। जो लेता है वो बनता है, जो देता है वो बहुत कम बनते हैं। शिक्षा आप दे रहे हो, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। आपके हर एक विचार नहीं, अच्छे देना नहीं है, हैं। देना लेना भी है, शिक्षा लेने वाला लेना भी नहीं देने है, वाला भी लेना भी नहीं है। हमें ऐसा एक बात वातावरण आपने- तैयार करना है, हमें ऐसा वातावरण तैयार करना एक है। बात आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले कही थी कि अपन इस विचार को, इस विद्या को लोगों में परोसेंगे, विद्रोह भी होंगे। हाँ, थोड़े से जब होंगे, शिक्षा 10% जहाँ होंगे। शिक्षा दी जाती है, जब ज्ञान दिया जाता है, तो वहाँ विद्रोह की संभावना ही नहीं है। फिर अब मैं किसी का कोई वो क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी विद्या जिसमें विद्रोह हो जाए? नहीं, विद्या में विद्रोह नहीं होगा। दी जा रही है तो विद्रोह होगा, लेने में कोई विद्रोह नहीं होता। ये भी अब कोई समाज इसको मान लीजिए आपने कोई नहीं अच्छी बात करे। करी, मान लीजिए आपने कोई अच्छी बात करी और मुझे वो ठीक लगती है तो मैं ले लूंगा, कहाँ विद्रोह होगा। लेकिन होगा ये कि आपकी एक धारणा है कोई और मेरी कोई ऐसी बात है जो आपकी धारणा को चोट पहुंचा रही है, तो दिक्कत आएगी। अगर भ्रांतियां है तो वहाँ विद्रोह होगा, या भ्रांतियां कहीं कहीं शिक्षा में रुकावट भी हो सकती है। दरअसल क्या होता है, दो शब्दों से समझे हम इसको। एक है पक्षपात, एक है पूर्व पक्षपात। पक्षपात तो बनेगा, मैं और आप मिलेंगे तो एक धारणा बनेगी कि हम ठीक हैं या आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप मुझसे मिलेंगे और आपने मेरे बारे में पहले से कुछ सुन रखा है तो आप मुझे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो धारणा ही आपको दिखाई देगी मुझ में। हम पूर्व धारणा से ग्रस्त हैं, हम पूर्व पक्षपात से ग्रस्त हैं। हमें धारणा विहीन और पूर्व पक्षपात विहीन होना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे, तब हम ले पाएंगे। और जब आप इसके साथ आप करेंगे तो फिर देंगे ही देंगे आप। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मेरे कई क्लास के अनुभव हैं। लगभग 10th क्लास के बच्चों से नॉर्मली मैं एक सवाल पूछता हूँ बहुत छोटा सा, कि बताओ कवरत्ती क्या है, सिलवासा क्या है। कोई नहीं बता पाता, आज तक कोई जवाब दे ही नहीं पाया। किसी क्लास का कोई बच्चा नहीं दे पाता। बच्चों को ये नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, ग्रहण नहीं किया है। हाँ, और पढ़ाया भी कैसे गया है कि अगर उनकी बुक में ये लिखा हुआ है कि गुजरात की राजधानी फलां है तो बस फिर हमें ना बगरवाल स्टेट की राजधानी याद नहीं करना, क्योंकि वो परीक्षा में आएगी नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, वही बताया जाता है, उतना ही सिखाया। मैंने एक औषधि की किताब में पढ़ा था कि मैं गांधी और हिटलर में कोई फर्क नहीं सुनता। नहीं, दोनों सच बात। गांधी ने बहुत नुकसान गांधी किया। ये कहते थे कि मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना नहीं, गांधी देखिए, गांधी में थोड़ा सा क्या था, गांधी में ना आग्रह ज्यादा था, और हिटलर तो आज्ञा की पराकाष्ठा था। हिटलर तो कहता था आई एम राइट। गांधी कभी कभी अपने को गलत भी कहते थे, इसलिए उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। दोनों ही चीजों में कहीं प्रेशर था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ओशो ये मानते हैं कि देखिए, ओशो ने गांधी का ना तारीफ और बुराई, या ये कहें कि जो उन्हें ठीक लगा, वो दोनों पक्ष रखे उन्होंने, विश्लेषण किया है। हाँ, समालोचन किया। जी जी जी। विश्लेषण की जगह समालोचन किया। उन्होंने दोनों पक्ष को कहा। जी। कहीं वो गांधी को गलत देखते थे तो बाकायदा उन्होंने गांधी को गलत कहा। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, गांधी ने प्रयोग किए सारे समाज को एक साथ सुधारने का। ये प्रयोग कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। जैसे अभी मेरी एक माँ थी, किसी से मैंने माँ से जिक्र किया कि एक अच्छा मौका आया इस समय, हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, फिर भी एक अच्छा मौका आया इस समय, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए इस देश को। तो वो माँ इतना बुरा मान गई मुझसे। 70 साल की लेडी है, अमेरिका से लौटी, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं, और वो इतना बुरा मान गई कि मुझसे जब भी जिक्र करते हैं तो मुझसे कहती हैं आप तो बीजेपी वादी हो। मैंने कहा बीजेपी का समर्थक या कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, ना मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना है, लेकिन इस समय बीजेपी की वजह से हमारे देश का हालात ऐसे बन गए हैं कि 370 चला गया है ना। वो जो 500 साल का पुराना विवाद पड़ा था वो निबट गया, तो परमात्मा करे ऐसे में हिंदू राष्ट्र भी हो जाए। तो मैं अपने देश के हित की बात कर रहा हूँ। समय के मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, इसमें बीजेपी का कोई मतलब नहीं। समय ऐसा है कि अब और इस समय नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अब इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? इसमें तो हमारी अपनी मानसिकता आई, जो हमने सोचा। शिक्षा जी। प्रभु हमारे बीच शिक्षा जी जी व्यवसाय बननी है जी और हम सब बच्चों को बस अंग्रेज बनाना चाहते जी जी। हैं। हर एक की मानसिकता। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम, नहीं, हर एक की तो नहीं है, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं आपकी नहीं है, पर पेरेंट्स मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम 99% अधिकतम। कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और अंग्रेजी स्टाइल से उसके कुछ कारण है, उसके कुछ कारण। नहीं, पर सरकार भी ये चाहती है। नहीं, सरकार चाहने के पीछे भी कारण है।
सरकार चाहती है तभी तो इतनी इंग्लिश स्कूल छोटे छोटे गांव में बन गई। सरकार के चाहने का जहाँ कारण है 500 भी लोग नहीं है वहाँ भी इंग्लिश स्कूल बन गई और वहाँ भी वो फैसिलिटी दी जा रही है। आपके पैसे से दी जा रही है, सरकार नहीं दे रही उसमें। आपको डोनेशन देना है, आपको फीस ज्यादा देना है, उसको ऐसा पहनाना है, ऐसा लंच बॉक्स देना है, ये देना है। तो वो पूरा एक ऐसा माहौल बन गया है कि बस नहीं बन नहीं गया, बना दिया लोगों ने बनाया। नहीं लोगों ने नहीं, मैंने और आपने बनाया। कैसे? हम तैयार है। कैसे हम बताएं? जैसे मान लीजिए हम दोनों भाई हैं और आपका बच्चा पढ़ता है किसी स्कूल में और मैं लाख हिंदी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं आपकी वजह से या मेरे पत्नी की कहने की वजह से मैं आपके स्कूल में डाल दूंगा उसको बच्चे को, तो ये हमने बनाया, सरकार का कोई दोष नहीं। हमारी मांग का सरकारी स्कूलें मॉडल बन रही है, हमारे सरकारी स्कूलें बहुत अच्छी बन रही है और उसमें शिक्षा भी अच्छी दी जा रही है। किसमें? जो गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट कहीं भी इंडिया, तो उसमें क्या है कि उसमें सरकार भी चाहती है कि अच्छी बने, मॉडल स्कूल बने, उसमें अच्छे अपन सबको ना एक प्रयास करना चाहिए। मेरा आपसे व्यक्तिगत एक निवेदन है, प्रयास ये करना चाहिए और उस दिशा में काम अभी तक ना हुआ नहीं है। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, सरकार से मांग करना चाहिए, ये सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट का इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। गुड। एक शिक्षा एक और अगर सरकार कोई भी सरकार, मैं कहता हूं नई थर्ड पार्टी बनकर भी आ जाए कभी अस्तित्व में, अभी तो 2 का शासन चल रहा है, आपने प्रयास किया तो आप खुद ही टूट गई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्टी बना के भी आए ना और इन 2 आयाम को बना दे और तीसरा एक आयाम और प्लस कर ले, आयकर दाता कम है यहाँ पर। हम 94% आयकर देते ही नहीं। अब वो 6% से तुम आयकर लेते हो, 28% ले रहे हो, इसकी बजाय हर 100 रुपए कमाने वाले से 1 रुपए ले लो, क्या दिक्कत? प्रति व्यक्ति है अमेरिका की हर व्यक्ति को देना चाहिए आयकर। वहां जो नौकरी नहीं करता उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं पर मंथ। सही। और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति अगर देता है तो अच्छा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जेब से ना जाए ना। वो स्वामी जी इंडिया में तो पॉसिबल नहीं, नहीं उसका भी विद्रोह हो पॉसिबल तो है, समय लगेगा बहुत। यहाँ के कल्चर और यहाँ का वातावरण जो ब्लड में नहीं है, जो मेंटालिटी है वो नहीं, समय लगता है, वो समाज में परिवर्तन एकदम बिल्कुल करना चाहिए, होना चाहिए, मगर वो मुमकिन नहीं है। सत्यवेदांत जी और बड़ी वहाँ प्यारी भी- बात कहते थे, प्रभु में आपका ही शब्द आएगा कि वहाँ भी विद्रोह हो जाएगा। नहीं, मैंने सत्यवेदांत जी से बड़ी प्यारी बात सीखी है। एक बार की बात है, मैं सत्यवेदांत जी से पहली बार मिला तो उनके बारे में मैंने काफी सुना था, तो मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मैंने पैर छुए, तो धीरे से उन्होंने मेरे कान के पास आकर कहा, ओशो ने पैर छूने की बात तो नहीं की। लेकिन मैंने कहा मुझे छूना है, तो बोले छू लो। ये एजुकेशन है, छू लो, बात खत्म हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ा प्यारा जिक्र किया, वो कह रहे थे कि ओशो के यहाँ क्या होता था, आप तो खैर पूरे प्रैक्टिकल है, मैं तो उन्होंने सुना है केवल, आप ज्यादा बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम 21 लोगों की कमेटी है और किसी प्रस्ताव पर हम 5 लोग उनसे विरोध में हैं और 16 लोग उनसे सहमत हैं, तो ओशो कहते थे वो 5 लोगों का प्रयोग पहले कर लो क्योंकि जैसे ही वो प्रयोग फेल हो जाएगा तो सभी 21 एक साथ हो जाएंगे, और अगर वो प्रयोग सफल हो गया तो वो जो 16 लोग अपना अहंकार पाल रहे हैं उनका सबका अहंकार मर जाएगा। बहुत बढ़िया, ये करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करते हैं, बहुमत करते हैं, पता लगा कि सरकार 1 वोट अधिक से बन जाती है। 1 वोट अधिक होने से सरकार बनती है कहीं? 1 वोट होने से। और हमने कभी विरोध ही नहीं किया, हम कभी बात ही नहीं करते इसका, हम तो राजी हैं उनके सिस्टम से। और ये सिस्टम किसका? अंग्रेजों का सिस्टम है। मैं जिस न्यायालय की घटना देख रहा हूँ, न्यायालय से मैं काफी गुजरा हूँ जीवन में। यहाँ पे काफी सारे वकील बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मैं न्यायालय के बड़े मामलों से गुजरा हूँ और ऐसा ऐसा सत्य देखा है मैंने कि पहले मुझे हंसी आती थी, अब तो मुझे आश्चर्य होता है कि न्यायालय के कोई नालायक लोग तो नहीं बैठे, अच्छे अच्छे विद्वान और अच्छे अच्छे वकील आप लोग बहस करते हैं मुद्दों पर, लेकिन उसके बाद भी ये हालत है कि हम वो 1862 का कानून चला रहे हैं। कई बार बेंचें बनती हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल तो कुछ होता ही नहीं। अब उस समय के मनुष्य की परिस्थिति और आज के मनुष्य की सोच में जमीन आसमान का फर्क, कैसे संभव है? आप उसको कैसे करिए? अपराध की परिभाषा उस जमाने में कुछ और थी, आज तो परिभाषा पूरी बदल गई है। आज तो जो अपराध नहीं करता है वो अपराधी है, उसकी सजा हम लोग काट रहे हैं। आजकल जो अपराध करता है वो तो अच्छे अच्छे तगमे मिलते हैं उसको, वो इतने में ही समझ जाइए, अच्छे अच्छे तगमे मिलते हैं उसको। पूरा स्टेट के राज्य उनके हाथ में आ जाता है, हमारा जरा सा नगर पालिका उनके हाथ में आ जाती है। आदमी जैसे बड़ा होता जाता है गुनाहों की चाबी हाँ, उसके हाथ में आ जाती है, उसको लगता है कि तो मेरे घर का मामला है। मैं जिस शहर में रहता हूँ या मेरे शहर के आसपास से, मैं क्रिकेट का कोच हूँ और क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ। पहले कम करता था, अब पूरा प्यार करता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, मेरे शहर के आसपास ना एक टेनिस बॉल क्रिकेट चलता है, टेनिस बॉल क्रिकेट।
इस टेनिस बॉल क्रिकेट ने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश ही कर दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टेनिस बॉल को हाथ नहीं लगाया। कभी एक आध दो बार नालायकों के साथ खेलने का मौका ही मुझे मिला तो कोई बॉल यहाँ आके चिपक गई, वो खेलने लायक है ही नहीं। लेकिन हर आदमी खेल रहा है, एमएलए कप हो रहा है, सांसद कप हो रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट का। मैं भी रास्ते में रहा, टेनिस बॉल क्रिकेट सब तरफ फैला हुआ है और बड़ा समर्थन मिल रहा है। और समझ में नहीं आता कि क्रिकेट के नाम पर क्या हो रहा है। अच्छा, एक कोई प्रतियोगिता कराई किसी ने तो मुझसे कोई कहते हैं वो ना आकाश चोपड़ा कमेंट्री करने आया था। अरे आकाश चोपड़ा पैसा कमा रहा है, तुम पैसा दोगे वो आ जाएगा। तो क्या करना है टेनिस बॉल से क्रिकेट से। लेकिन आकाश चोपड़ा को अगर क्रिकेट देखना है तो फिर जब वो टेस्ट मैच में कमेंट्री करता है तब सुनो, फिर जब वो आकाश चोपड़ा बोलता है और तुम्हारे घर पर आके जो आकाश चोपड़ा बोलेगा, जमीन आसमान का फर्क है। वो तुम नहीं समझोगे, वो हम ही समझते हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैच की भाषा बोलता है, तुम्हारे यहाँ के वो उसने जो 5 लाख रुपए लिए उसकी भाषा बोलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज परिनिर्वाण के दिवस सब मिल रहे हैं, निर्वाण दिवस के दिन। हाँ, पेशवा के हमारे सब नागरिक पधारे हुए हैं, सब सम्मानीय और बड़े नागरिक। बड़े नागरिक। हमारे बीच विट्ठल स्वामी पधार चुके हैं बॉम्बे से। स्वामी जी जी कुछ बोले आज के दिन। अंदर आप अंदर लेके अपना पहले दीप प्रज्वलन करवा लेंगे, ठीक है, फिर कुछ बात करें। ठीक है, ठीक। अरे लाइट चालू करो, लाइट। ओशो आबूधाम पिरामिड। राम 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 राम। आबूधाम में गांव के मेहमान आए हुए हैं ओशो महापरवान दिवस के दिन। कवि है।